नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। भारत ने EFTA सदस्य देशों के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क की शुरुआत की। रक्षा मंत्री के अनुसार देश में रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए का घरेलू रक्षा उत्पादन हुआ। श्रीलंका की नौसेना ने तमिलनाडु के 14 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस LF के उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान शुरू किया गया। भारत ने GI टैग वाले चावल के लिए नए हार्मोनाइज्ड सिस्टम HS कोड जारी किए। नीति आयोग ने राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा का विस्तार रिपोर्ट जारी की। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारत ने EFTA सदस्य देशों के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क की शुरुआत की। EFTA डेस्क वास्तव में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA के देशों के साथ व्यवसायों के लिए मुख्य संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा। यह डेस्क बाजार की जानकारी प्रदान करेगा, समस्याओं को दूर करेगा और व्यापार के विस्तार में सहायता करेगा। EFTA डेस्क भारत EFTA मुक्त व्यापार समझौते यानी TEPA का एक प्रमुख घटक है। TEPA व्यापार समझौता भारत और EFTA के बीच 2024 में संपन्न हुआ था। चलिए सबसे पहले TEPA के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला बाध्यकारी मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA। इस समझौते के तहत अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन का निवेश और 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का वादा किया गया है। दूसरा है टैरिफ में कमी। EFTA ने 92.2% टैरिफ लाइंस को समाप्त कर दिया है। इसका आशय है कि EFTA देशों को निर्यात की जाने वाली 92.2% वस्तुओं पर प्रशुल्क को समाप्त कर दिया गया है। इससे भारत के 99.6% निर्यात को लाभ मिलेगा। तीसरा है बाजार पहुंच। 100% गैर कृषि उत्पादों को बिना अवरोध के EFTA बाजार में पहुंच प्रदान की गई है। वहीं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों यानी कि PAP की बाजार पहुंच में टैरिफ से जुड़ी रियायतें दी गई हैं। चौथा है सेवा उत्पादों की पहुंच का विस्तार। EFTA ने सेवा क्षेत्र के व्यापार में कुछ सुविधाएं प्रदान की हैं। मोड 1 के तहत सेवाओं की डिजिटल रूप में डिलीवरी की सुविधा दी गई है। वहीं मोड 3 में वाणिज्यिक उपस्थिति यानी EFTA देशों में भारतीय कंपनियों को अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है। मोड 4 को देखें तो EFTA देशों में सेवा क्षेत्र से जुड़े भारतीय कामगारों को अस्थायी प्रवास की सुविधा प्रदान की गई है। पांचवा है बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि IPR। इस समझौते में IPR के मजबूत संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू यानी TRIPS समझौते के अनुरूप है। इसके अलावा EFTA देशों में नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और वास्तुकला जैसे क्षेत्रों के भारतीय पेशेवरों को मान्यता दी जाएगी। वस्तु उत्पत्ति के नियम यानी कि रूल्स ऑफ ओरिजिन्स एवं व्यापार संबंधी उपाय, सुचारू व्यापार सुनिश्चित करने और घरेलू उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। रूल्स ऑफ ओरिजिन्स के तहत समझौते में शामिल देशों के मूल उत्पादों को ही इस समझौते का लाभ मिलेगा। व्यापार संबंधी उपायों यानी ट्रेड रेमेडीज के तहत आयात से घरेलू उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। आइए अब TEPA से जुड़ी चुनौतियां भी देख लेते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार पर कठोर नियमों की वजह से भारत के जेनरिक दवा उद्योग को नुकसान पहुंच सकता है। भारत और EFTA देशों के बीच व्यापार असंतुलन की स्थिति है। स्विट्जरलैंड से सोने का अधिक आयात इसकी एक बड़ी वजह है। ऐसे में भारत सरकार को इस समझौते के कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। हालांकि 16 वर्षों की लंबी वार्ता के बाद यह मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ है। इससे जाहिर होता है कि दोनों पक्षों के बीच मतभेद अधिक रहे हैं। भविष्य में ये मतभेद चुनौती पेश कर सकते हैं। चलिए आखिर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के बारे में भी जान लेते हैं। EFTA का गठन 1960 में हुआ था। यह आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि EFTA देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश है।
इसके बाद नॉर्वे का स्थान है। रक्षा मंत्री के अनुसार देश में रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए का घरेलू रक्षा उत्पादन हुआ। रक्षा मंत्री ने बेंगलुरु में एरो इंडिया कॉन्क्लेव की घोषणा की है। इस घोषणा के दौरान उन्होंने बताया कि पिछले दशक में रक्षा निर्यात में 30 गुना वृद्धि हुई है। आपको बता दें, एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। इस वर्तमान कॉन्क्लेव का विषय है ब्रिज, यानी बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू इंटरनेशनल डिफेंस एंड ग्लोबल एंगेजमेंट। चलिए सबसे पहले भारत के लिए रक्षा के स्वदेशीकरण का महत्व समझते हैं। पहला है संप्रभु सैन्य क्षमता में वृद्धि। घरेलू उत्पादन भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्टसा यानी CAATSA जैसे वैश्विक प्रतिबंधों से बचने में सक्षम बनाता है। साथ ही देश की महत्वपूर्ण मिसाइलों और उपकरणों को सुरक्षित बनाए रखता है। दूसरा है आधुनिक युद्ध के लिए तैयारी। उदाहरण के लिए देश में एडवांस तकनीक के विकास के लिए एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स यानी अदिति ADITI योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रस्तावित समय सीमा में लगभग 30 महत्वपूर्ण डीप टेक और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है। हालांकि भारत में ऐसी प्रौद्योगिकियों का अभाव है। अगला है भारत एक समग्र सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभर कर सामने आया है। उदाहरण के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का फिलीपींस को निर्यात किया गया है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक उपस्थिति बढ़ी है। और आखिरी है आर्थिक समृद्धि। इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, नवाचार को बढ़ावा मिलता है और निवेश आकर्षित होता है। आगे बढ़ते हुए रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण के लिए शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। सबसे पहले नीतियां और योजनाएं देखते हैं। इसमें रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति, मेक इन इंडिया, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची की अधिसूचना, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार यानी आईडेक्स आदि शामिल हैं। वैश्विक सहयोग में FDI सीमा में वृद्धि की गई है। स्वचालित मार्ग से 74% तथा सरकारी मार्ग से 100% FDI की अनुमति दी गई है। इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुंच की संभावना है आदि। अन्य पहलों में आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण किया गया है। रक्षा औद्योगिक गलियारे बनाए जा रहे हैं। सृजन यानी SRIJAN पोर्टल लॉन्च किया गया है इत्यादि इन पहलों में शामिल है। खबर के अंत में भारत का तेजी से बढ़ता रक्षा उत्पादन क्षेत्र के बारे में भी समझ लेते हैं। भारत में रक्षा क्षेत्र का बजट हर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। 2024-25 में देश का रक्षा बजट करीब 6.21 लाख करोड़ रुपए है। इसकी तुलना में 2013-14 में यह बजट 2.53 लाख करोड़ रुपए था। अब बात करते हैं घरेलू रक्षा उत्पादन की। वित्त वर्ष 2023-24 में यह 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हालांकि 2014-15 में यह सिर्फ 46,429 करोड़ रुपए था, यानी इसमें 174% की वृद्धि हुई है। इसका लक्ष्य है कि 2029 तक इसे 3 लाख करोड़ रुपए तक ले जाया जाए। रक्षा निर्यात की बात करें तो 2023-24 में हमारा रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए रहा, जबकि 2014-15 में यह सिर्फ 1,941 करोड़ रुपए था। भारत का लक्ष्य 2029 तक इसे 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का है। अब बात करें हमारे शीर्ष निर्यात गंतव्यों की। भारत के रक्षा उपकरण संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया जैसे देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। अंत में इस क्षेत्र में दर्ज ऐतिहासिक उपलब्धि भी देख लेते हैं। हाल ही में बिहार में निर्मित बूट्स को रूसी सेना के उपकरणों में शामिल किए गए हैं, कि भारतीय रक्षा उत्पादन की गुणवत्ता और बढ़ती प्रतिष्ठा का जीता जागता उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। श्रीलंका की नौसेना ने तमिलनाडु के 14 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के समक्ष भारतीय मछुआरों की बार बार हो रही गिरफ्तारियों पर चिंता जताई। आइए समुद्री विवाद क्या है, इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री विवाद पाक खाड़ी क्षेत्र में मछली पकड़ने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा यानी कि IMBL के उल्लंघन और क्षेत्र में अवैध मत्स्यन की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। पाक खाड़ी तमिलनाडु और उत्तरी श्रीलंका को अलग करने वाली समुद्री संसाधनों से समृद्ध एक संकीर्ण समुद्री पट्टी है। इसके अलावा 1974 और 1976 में समुद्री सीमा समझौता हुआ था। इन समझौतों को देखें तो इनमें पहला है 1974 का समझौता। कच्चा तीवु द्वीप भारत श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा की श्रीलंका अधिकृत भूमि पर स्थित है। हालांकि इस समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को जाल सुखाने और वार्षिक सेंट एंथोनी चर्च उत्सव के लिए कच्चा तीवु द्वीप तक जाने की अनुमति दी गई है। वहीं 1976 के समझौते के तहत मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में सीमाओं को और रेखांकित किया गया है। आइए अब विवाद को बढ़ावा देने वाले कारक जानते हैं।
पारंपरिक मछली पकड़ने की प्रक्रिया देखें तो लंबे समय से मछली पकड़ने के पुराने पैटर्न के कारण तमिलनाडु के मछुआरे अक्सर IMBL को पार कर जाते हैं। वहीं फिश स्टॉक में कमी को समझें तो यह समस्या बॉटम ट्रॉलिंग जैसी तकनीकों के कारण उत्पन्न हुई है। ट्रॉलिंग मछली पकड़ने की एक तकनीक है। इसमें समुद्र नितल पर जाल खींचकर लक्षित प्रजातियों जैसे ग्राउंड फिश या केकड़ों को इकट्ठा करके पकड़ा जाता है। आइए अंत में अब विवाद को सुलझाने के हाल ही में किए गए उपाय भी जान लेते हैं। पहला है संयुक्त कार्य समूह यानी JWG का कार्य संयुक्त गश्त और संसाधन प्रबंधन रणनीतियों की खोज करना है। इसके अलावा मानवीय दृष्टिकोण के तहत मछुआरों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए आजीविका आधारित अप्रोच अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। तकनीकी हस्तक्षेप की आवश्यकता है जो गलती से IMBL को पार कर जाने से मछुआरों को रोकने और संधारणीय मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए है। उदाहरण के लिए GPS का इस्तेमाल करना। इसी के साथ बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी LF के उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान शुरू किया गया। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान भारत की लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी LF उन्मूलन रणनीति का एक मुख्य घटक है। चलिए सबसे पहले लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के बारे में बात करते हैं। यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी NTD है। इसे हाथी पांव या एलिफेंटियासिस के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग फिलारियोइडिया कुल के सूक्ष्म परजीवी नेमाटोड यानी राउंडवॉर्म के कारण होता है। फाइलेरिया परजीवी का जीवन चक्र समझें तो इसका संक्रमण आमतौर पर बचपन में होता है। ये मानव शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका तंत्र को प्रभावित करता है। इससे शरीर के अंग असामान्य रूप से बढ़ने लगते हैं। ये मच्छरों के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होता है। इसके प्रभाव से शारीरिक और दीर्घकालिक दिव्यांगता, लिम्फोएडेमा यानी अंगों की सूजन और हाइड्रोसील यानी अंडकोश की सूजन जैसी समस्याएं होती हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA क्या है। इसे राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCV-BDC के नेतृत्व में शुरू किया गया है। इसका मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। इसका उद्देश्य संक्रमित व्यक्तियों के रक्त प्रवाह में मौजूद सूक्ष्म फाइलेरिया परजीवियों को समाप्त करके 13 राज्यों के 111 स्थानिक जिलों से लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करना है। इसके दवा उपचार में शामिल है डबल ड्रग रेजिमेन यानी DA, जिसमें डायथाइल कार्बामेजिन साइट्रेट DEC और एल्बेंडाजोल शामिल हैं, और दूसरा है ट्रिपल ड्रग रेजिमेन यानी IDA, जिसमें आइवरमेक्टिन, डायथाइल कार्बामेजिन साइट्रेट DEC और एल्बेंडाजोल शामिल है। इसकी रणनीति देखें तो 2030 के SDG लक्ष्य से पहले 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए 5 आयामी रणनीति को अपनाया गया है। मिशन मोड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA, रुग्णता प्रबंधन और दिव्यांगता रोकथाम MMDP, वेक्टर नियंत्रण यानी निगरानी और प्रबंधन, उच्च स्तरीय पक्ष समर्थन तथा नवोन्मेषी पद्धतियां। खबर के अंत में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र NCV-BDC के बारे में भी समझ लेते हैं। ये वेक्टर जनित रोगों जैसे मलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और लिम्फेटिक फाइलेरिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। वेक्टर जनित रोग मच्छरों, टिक्स और पिस्सू जैसे खून चूसने वाले कीटों के काटने से मनुष्यों एवं जानवरों में फैलने वाले संक्रमण है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारत ने GI टैग वाले चावल के लिए नए हार्मोनाइज्ड सिस्टम HS कोड जारी किए। इसके लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1975 में संशोधन किया गया है ताकि GI मान्यता प्राप्त चावल किस्मों के लिए HS कोड प्रदान किया जा सके। इस संशोधन के चलते वित्त मंत्रालय से किसी विशेष अधिसूचना या किसी बाधा के बिना GI टैग वाले चावल का निर्यात किया जा सकेगा। आइए अब हार्मोनाइज्ड सिस्टम HS के बारे में जानते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें, यह विश्व सीमा शुल्क संगठन यानी कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO द्वारा विकसित एक वैश्विक उत्पाद वर्गीकरण प्रणाली है। इसके वर्गीकरण की संरचना देखें तो हार्मोनाइज्ड सिस्टम के तहत विविध श्रेणियों, वर्गीकरण और वस्तुओं के लिए 6 अंकों का एक विशिष्ट कोड प्रदान किया जाता है। देशों को पहले 6 अंकों के बाद लंबे कोड जोड़ने की अनुमति होती है ताकि और अधिक वर्गीकरण किया जा सके। बात करें गवर्नेंस और अपडेट्स की तो हार्मोनाइज्ड सिस्टम को द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम द्वारा प्रशासित किया जाता है। साथ ही सदस्य देशों से बनी HS समिति हार्मोनाइज्ड सिस्टम वर्गीकरण प्रणाली की निगरानी करती है
और हर 5 से 6 साल में इसे अपडेट भी करती है। व्यापक तौर पर इस्तेमाल को जाने तो यह लगभग 98% अंतरराष्ट्रीय व्यापार को वर्गीकृत करता है। इसमें 5000 से अधिक कमोडिटी समूह शामिल हैं। इसे 200 से अधिक देशों द्वारा अपनाया गया है। हार्मोनाइज्ड सिस्टम HS के लाभ भी हैं। आइए इन्हें भी देख लेते हैं। यह साझा कोडिंग पद्धति देशों को वैश्विक व्यापार में उत्पादों को व्यवस्थित करने और उन्हें ट्रैक करने में मदद करती है। आंतरिक करों, व्यापार नीतियों आदि के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी संगठनों द्वारा इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लागत को कम करता है और आर्थिक अनुसंधान को बढ़ावा देता है। आइए अब विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO के बारे में जानते हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। WCO की स्थापना 1952 में कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल यानी CCC के रूप में की गई थी। इसकी भूमिका को समझें तो यह एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है। इसका उद्देश्य सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाना है। यह विशेष रूप से सीमा शुल्क संबंधी मामलों पर केंद्रित है। इसके कार्यों में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का सरलीकरण और सामंजस्य सुनिश्चित करना, वैश्विक मानकों का विकास करना, व्यापार संबंधी आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना आदि शामिल है। आपको बता दें कि WCO भारत सहित 186 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। बात करते हैं अंतिम मुख्य खबर की। नीति आयोग ने राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा का विस्तार रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों यानी SPUs पर केंद्रित अपनी तरह का पहला नीतिगत दस्तावेज है। चलिए राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों यानी SPUs के प्रमुख पहलू जानते हैं। SPUs और उनके संबद्ध संस्थानों में कुल छात्र नामांकन का 80% से अधिक नामांकन है। इनकी स्थापना संबंधित राज्य के अधिनियमों द्वारा की जाती है। ये राज्य सरकारों द्वारा शासित और वित्त पोषित होते हैं। इसमें अलग अलग मानदंडों के आधार पर विभिन्न चुनौतियों को रेखांकित किया गया है व उनसे संबंध कुछ सिफारिशें भी की गई हैं। आइए इन पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहला मानदंड है गुणवत्ता। इसमें अनुसंधान संबंधी खराब अवसंरचना और अनुसंधान एवं विकास पर कम खर्च, पुराना पाठ्यक्रम और शिक्षकों का अभाव जैसी चुनौतियां हैं। इसके अंतर्गत की गई सिफारिशों में अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय अनुसंधान नीति विकसित करनी चाहिए। शिक्षण पद्धति में पाठ्यक्रम को नियमित रूप से अपडेट और शिक्षण प्रभावशीलता का आकलन करना चाहिए। दूसरा मानदंड है अनुदान। इसमें निहित प्रमुख चुनौती है पूंजीगत व्यय और परिचालन संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए सीमित वित्त पोषण, शुल्क निर्धारण में स्वायत्तता का अभाव आदि। उदाहरण के लिए 2005-06 और 2019-20 के बीच राज्यों द्वारा GDP के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर खर्च में गिरावट हुई है। इसके तहत की गई सिफारिशों में शिक्षा में निवेश को GDP के 6% तक बढ़ाना चाहिए। अनुसंधान एवं विकास पर खर्च को GDP के 2% तक बढ़ाना चाहिए। स्व-वित्त पोषित कार्यक्रमों, पूर्व छात्र सहभागिता, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR और सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के माध्यम से राजस्व में विविधता लानी चाहिए। अगला मानदंड है रोजगार क्षमता, जिसमें पुराना पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक और उद्योग जगत के मध्य परस्पर सहयोग का अभाव है। इसके लिए इंटर्नशिप, उद्योग द्वारा सहयोग, कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहिए। गवर्नेंस देखें तो मान्यता संबंधी उच्च लागत, प्रशासनिक स्वायत्तता की कमी, शिक्षकों की नियुक्ति में अपारदर्शिता आदि इसकी प्रमुख चुनौती है। उदाहरण के लिए NIRF 2024 में शीर्ष 100 विश्वविद्यालय श्रेणी के संस्थानों में केवल 38 SPUs ही अपनी जगह बना पाए हैं। इसके लिए मान्यता की लागत को वहनीय बनाना, SPUs को स्वायत्तता प्रदान करना और विनियामकीय फ्रेमवर्क में सुधार करना जैसी सिफारिशें की गई हैं। और आखिरी है अंतर्राष्ट्रीयकरण। चयन मानदंडों में संशोधन की आवश्यकता है और यह अपर्याप्त वित्त पोषित अनुसंधान वैश्विक पहुंच को सीमित करता है। इसके लिए की गई सिफारिशों में शामिल है अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए उपयुक्त अवसंरचना वाले मौजूदा SPUs की पहचान करके उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप समायोजन की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मौजूदा मॉडल पाठ्यक्रम की समीक्षा करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे जाम्बिया की, जिसकी राजधानी है लुसाका। एरियो इंडिया 2025 के दौरान भारत के रक्षा मंत्री और जाम्बिया के रक्षा मंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति की, तो इसकी सीमाएं उत्तर में तंजानिया, पूर्व में मलावी, दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, दक्षिण में जिम्बाब्वे, दक्षिण पश्चिम में बोत्सवाना और नामीबिया, पश्चिम में अंगोला तथा उत्तर पश्चिम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से लगती है।
आपको बता दें कि इस देश की कोई समुद्री सीमा नहीं है। बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। यहाँ उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आमतौर पर अक्टूबर से अप्रैल तक वर्षा ऋतु होती है। इसकी प्रमुख नदियाँ जाम्बेजी नदी है जो विक्टोरिया फॉल्स के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा काफू नदी, लुआंगवा नदी आदि हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी माफिंगा सेंट्रल है जिसकी ऊंचाई 7,674 फीट है और जो जाम्बिया मलावी सीमा पर माफिंगा पहाड़ियों में स्थित है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रूल ऑफ ओरिजिन का हवाला देते हुए केंद्र से नेपाल से रिफाइंड सोयाबीन और पाम ऑयल के आयात में वृद्धि को नियंत्रित करने का आग्रह किया। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने चौथी भारत यूनाइटेड किंगडम ऊर्जा वार्ता के भाग के रूप में द्विपक्षीय एस्पायर कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की। यह एक द्विपक्षीय पहल है जिसका उद्देश्य भारत में स्वच्छ एनर्जी ट्रांजिशन और संधारणीय विकास को बढ़ावा देना है। सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना यानी कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS से संबंधित कुछ दिशा निर्देशों में संशोधन किया। इसे PM आशा यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की एकीकृत योजना का एक घटक बनाया गया है। एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट रिग का शुभारंभ किया गया। इस रिग का नाम सृजनम है। इस उपकरण को CSIR NIIST यानी राष्ट्रीय अंतः विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम ने विकसित किया है। हाल ही में डॉक्टरों ने एक दुर्लभ बॉम्बे रक्त समूह वाले मरीज में क्रॉस ब्लड ट्रांसप्लांट किया है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप यानी HH ब्लड ग्रुप एक दुर्लभ रक्त समूह है। भारत बायोटेक और ICAR द्वारा हाल ही में विकसित लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन बायो लंपी वैक्सीन को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से लाइसेंस मिला है। लंपी स्किन डिजीज एक विषाणु जनित रोग है। यह रोग से मुख्यतः गायों और भैंसों को प्रभावित करता है। शोधकर्ताओं ने ट्विस्टेड बिलोयर ट्रिलायर ग्राफीन में एक नई क्वांटम अवस्था खोजी है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन एक जालीनुमा संरचना बनाते हैं। यह संरचना विशेष प्रकार की प्रतिरोध मुक्त एज धाराओं को सक्षम बनाती है। भारत और मिस्र ने संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का शुभारंभ किया। इस अभ्यास के प्रतिभागी देश भारत और मिस्र हैं। इसे राजस्थान में आयोजित किया गया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक कीजिए।